भारत के बिल्कुल दिल में एक ऐसी जमीन है जिसकी पहचान ही उसके जंगलों, उसकी प्रकृति से है। ये कहानी उसी जमीन के लोगों की है जिन्होंने अपनी पहचान और अपने हक के लिए, आप यकीन मानिए, लगभग एक सदी तक संघर्ष किया। और उसी संघर्ष के बाद जन्म हुआ झारखंड राज्य का। तो चलिए आज इस लंबे और ऐतिहासिक सफर को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके नाम को समझना। तो झारखंड, ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। झार, जिसका मतलब होता है जंगल, और खंड यानी कि इलाका या क्षेत्र, तो सीधा सा मतलब हुआ जंगलों की भूमि। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरे इलाके की गहरी प्राकृतिक और आदिवासी पहचान है। और यही पहचान इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे लड़ाई का केंद्र बनी। तो ये जो झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग थी ना, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की मांग नहीं थी कि बस एक लकीर खींच दी। नहीं, इसके पीछे पहचान की, सम्मान की और दशकों से हो रहे शोषण से आज़ादी की एक बहुत गहरी इच्छा छिपी हुई थी। तो सवाल उठता है कि भाई एक अलग राज्य की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इसकी वजह बहुत गहरी और बहुत पुरानी थी। दशकों से आदिवासी लोगों का शोषण हो रहा था। उनके जंगल, उनकी जमीन, उनके संसाधन सब बाहरी लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये लड़ाई थी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी अलग पहचान को बचाने की। ये लड़ाई थी अपने ही घर में रोजगार और अपनी ही जमीन पर हक पाने की। और यही वो चिंगारी थी जिसने इस आंदोलन को सालों तक जलाए रखा। और हाँ, ये संघर्ष कोई 20वीं सदी में अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो ब्रिटिश शासन के समय तक जाती हैं। उस दौर में जो विद्रोह हुए, उन्होंने ही एक तरह से एक क्षेत्रीय चेतना को जगाया और भविष्य के एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की नींव रखी। ये जो प्रतिरोध की विरासत है, ये बहुत पुरानी है। सोचिए, 1770 के दशक में पहाड़िया विद्रोह हुआ, फिर 1830 के आसपास कोल विद्रोह, 1850 के दशक में संथाल विद्रोह। ये संघर्ष लगातार बढ़ते गए और फिर आया वो ऐतिहासिक दौर, बिरसा मुंडा का उल गुलान यानी महान विद्रोह। इन सभी संघर्षों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र के लोगों में एकजुटता की भावना भरी। मतलब ये सिर्फ विद्रोह नहीं थे, ये अपनी एक अलग पहचान को बनाने की, उसे गढ़ने की शुरुआती कोशिशें थीं। अब हम आंदोलन के एक बिल्कुल नए दौर में आते हैं। अब तक जो विरोध बिखरा बिखरा सा था, वो अब संगठित होने लगा, एक राजनीतिक रूप लेने लगा। और ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी मोड़ था। इस राजनीतिक सफर का जो पहला संगठित कदम था, वो 1915 में उठाया गया, जब छोटा नागपुर उन्नति समाज बना। इसका मकसद साफ था, आदिवासियों के हितों की रक्षा करना। यहीं से आप कह सकते हैं कि भविष्य के बड़े राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक ठोस जमीन तैयार होनी शुरू हुई। इसके बाद 1938 में आदिवासी महासभा बनी और इसके नेता जयपाल सिंह मुंडा ने आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई आवाज दी। और फिर 1939 में पहली बार इसी मंच से एक अलग झारखंड राज्य की मांग को बिल्कुल साफ-साफ और जोरदार तरीके से सबके सामने रखा गया। ये सच में एक ऐतिहासिक पल था। फिर साल आया 1949, जब जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, और ये पार्टी देखते ही देखते एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। 1952 के चुनावों में तो पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और पहली बार अलग राज्य की मांग को देश की संसद तक पहुंचाया। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। समय के साथ पार्टी में अंदरूनी मतभेद बढ़ने लगे और 60 का दशक आते आते आंदोलन की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। तो 60 के दशक में आंदोलन धीमा जरूर पड़ा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये तो एक नए और ज्यादा ताकतवर रूप में वापस आने की तैयारी कर रहा था। एक ऐसा रूप जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा हो। और फिर आया साल 1972। ये साल झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसी साल 1972 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की। और ये एक नई तरह की राजनीति थी। जेएमएम ने सिर्फ अलग राज्य की मांग नहीं की, बल्कि जमीन, जंगल, खनिज और रोजगार जैसे वो मुद्दे उठाए जो आम लोगों से सीधे जुड़े थे। और बस इसी वजह से ये आंदोलन कुछ नेताओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक विशाल जन आंदोलन बन गया। 80 का दशक खत्म होते होते आंदोलन को एक नई पीढ़ी की एक नई ऊर्जा मिली।
1987 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे हम एजेएसयू के नाम से जानते हैं, वो सक्रिय हुआ। छात्रों के इस जबरदस्त आंदोलन ने राज्य की मांग में एक नई जान फूंक दी, उसे और तेज कर दिया और आखिरी जीत के लिए जमीन तैयार कर दी। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां दशकों का संघर्ष अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। ये आखिरी जीत का दौर था, जहां एक सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा था। और फिर आखिरकार दशकों का इंतजार खत्म हुआ। राज्य बनने की ये जो प्रक्रिया थी, ये 3 बड़े कदमों में पूरी हुई। पहला, 1998 में केंद्र सरकार ने अलग राज्य के लिए अपनी सहमति दे दी। दूसरा, साल 2000 में संसद में बिहार पुनर्गठन विधेयक पास हो गया। और फिर आया तीसरा और आखिरी कदम, 15 नवंबर 2000, वो ऐतिहासिक दिन जब झारखंड ने भारत के 28वें राज्य के रूप में जन्म लिया। और ये जो तारीख थी 15 नवंबर, ये कोई आम तारीख नहीं थी। इसे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के सम्मान में चुना गया था। ये एक तरह से इस नए राज्य को उसकी विद्रोही, उसकी क्रांतिकारी जड़ों से जोड़ता है। राज्य के जन्म के साथ ही उसका प्रशासनिक ढांचा भी तैयार हुआ। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने, प्रभात कुमार पहले राज्यपाल नियुक्त हुए और रांची को इस नए राज्य की राजधानी बनाया गया। एक नए युग की, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस लंबी और प्रेरणा देने वाली यात्रा के बाद चलिए कुछ सबसे जरूरी तथ्यों और उन चेहरों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव हैं। ये वो कुछ प्रमुख चेहरे हैं जिनके बिना ये आंदोलन अधूरा है। बिरसा मुंडा ने जहां इसकी आध्यात्मिक नींव रखी, तो वहीं जयपाल सिंह मुंडा ने इसे एक राजनीतिक मंच दिया और शिबू सोरेन जैसे नेताओं ने इसे एक सच्चा जन आंदोलन बनाया। इन सभी का योगदान सच में अमूल्य है। और आखिर में ये हैं वो कुछ सबसे जरूरी तथ्य जो इस पूरी कहानी का सार हैं। राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। ये भारत का 28वां राज्य बना। राजनीतिक सफर में जयपाल सिंह मुंडा की झारखंड पार्टी, 1972 में बनी जेएमएम और 1987 से सक्रिय एजेएसयू, ये सब मील के पत्थर थे। और हाँ, पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। और अंत में एक सवाल, झारखंड का ये सदी भर लंबा, कई पीढ़ियों तक चला संघर्ष, ये हमें अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए और किसी एक लक्ष्य के लिए लगातार डटे रहने की ताकत के बारे में आखिर क्या सिखाता है?